जय हिंद फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर इंग्लिश का जो प्रीवियस ईयर है 2023 में जो एग्जाम हेल्ड कराया गया था उसी का हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अभी एक एक क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करेंगे विथ ऑप्शन फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो बने रहिए। अगर आप अभी एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसको ठीक से देख लीजिए। पहले भी हमने कुछ वीडियोज अपलोड किए, उसको भी जाकर के देख लीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, बस बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्त तक इस सेशन को शेयर भी कर दीजिए ताकि उनको भी आपका लाभ मिले, ये क्वेश्चन का लाभ मिले और आपको भी मिले, सबको मिले। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आई थिंक बोर्ड पे दिख रहा है ना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दे आर प्रीटी, दे आर इंटेलिजेंट। इसको क्या करना है? कंबाइन करना है। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। करेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा देख लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? दे आर प्रीटी एंड इंटेलिजेंट। फिर क्या है? बोथ प्रीटी एंड इंटेलिजेंट दे आर दे प्रीटी बट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट दे आर एज वेल एज प्रीटी। अब क्या होगा ऑप्शन? ये थोड़ा सा हो गया है पीडीएफ बनाने में। दे आर प्रीटी एंड इंटेलिजेंट, यहाँ पे देख रहे हैं ना, प्रीटी मतलब सुंदर भी और बुद्धिमान भी है, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? डू यू स्टिल डैश टू द क्लब। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चुनने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? डू स्टिल बिलोंग्स। तो क्या यू के साथ बिलोंग लगेगा? नहीं लगेगा। आर बिलोंग होगा? नहीं होगा। तो क्या हो सकता है? डू यू बिलोंग हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि आर बिलोंगिंग यहाँ पे रहता तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डू यू स्टिल बिलोंग टू द क्लब। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। कोई डाउट नहीं। चले आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। वी हैव टू रीच ऑन द टाइम फॉर प्ले, वी हैव टू रीच एट टाइम फॉर द प्ले, वी हैव टू रीच एट टाइम फॉर द प्ले, वी हैव टू रीच एट टाइम टू प्ले। क्या हो जाएगा इसमें? वी हैव टू रीच ऑन टाइम फॉर द प्ले। ये वाला ऑप्शन क्या है? सही है। चले आगे। डैश हु डैश ऑन द फोन, यहाँ पे ऑप्शन आपको बताना है इसी में से। इज वेयर एम आर, क्या हो जाएगा इसमें? हु इज ऑन द फोन। बोलता है ना कि फोन पर कौन है, तो हु इज ऑन द फोन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है? व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। बताना है कि सेंटेंस किस तरह का है। कौन? हाउ स्वीट इट स्मेल्स। आपको बताना ये कैसा सेंटेंस है। मैंने सेंटेंस आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था 5 प्रकार के सेंटेंस के बारे में हम लोग जिक्र किए थे वहां। पहला असर्टिव सेंटेंस, नहीं, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, फिर हमने देखा था ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। तो यहाँ पे ये बताना है आपको कि हाउ स्वीट इट स्मेल्स ये किस प्रकार का सेंटेंस है। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग कैसा सेंटेंस है ये? बिल्कुल एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन और जिसका मीनिंग क्या करता है, स्पेंड करता है, वो सब कैसा सेंटेंस हो जाता है? एक्सक्लामेटरी। नहीं तो ये सेंटेंस कैसा था? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस था। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जो है हम लोग विशेष है ना, किसी को अभिशाप, कर्स, ब्लेसिंग, विशेष इत्यादि के लिए हम किस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का। वही ऑर्डर, एडवाइस, कमांड इत्यादि को दर्शाने के लिए किस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस का। नहीं तो यहाँ पे वो सेंटेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सी इंटरप्टेड मी डैश थ्रू माई स्पीच। इसका ऑप्शन बताना है। सी इंटरप्टेड, इंटरप्टेड का मतलब होता है बाधा डालना, रुकावट डालना किसी के काम में। तो सी इंटरप्टेड मी, उसने, हाँ, तो यहाँ पे आपको बताना है। देखो मीनवाइल इसी बीच होता है, समटाइम्स कभी कभी, मिडवे। अब देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखे, सी इंटरप्टेड मी मिडवे थ्रू माई स्पीच, यानी मेरे स्पीच के बीच, भाषण के बीच उसने बाधा डाला, रुकावट डाला। तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा, तो यहाँ पे सुटेबल नहीं है। तो मिडवे क्या था? सुटेबल था। नहीं, अ पर्सन हु हैज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अ वीमेन इज कॉल्ड, यानी वह व्यक्ति जिसके अंदर स्त्री का थोड़ा गुण है, नहीं तो उसको मतलब क्या कह सकते हैं, एक तरह से एफिमिनेट का अर्थ हो जाता है, तो नपुंसक है ना, इस तरह का। स्त्री पुरुष यानी जो कह सकते थर्ड जेंडर के रूप में उसको हम कह सकते हैं। देखो फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवादी, तो नारीवादी होना कैरेक्टर होने का मतलब नहीं है उसका। कोई लेखक है जो नारीवादी है तो वो एक अलग मतलब हो जाता है। तो एफिमिनेट जैसा नपुंसक लोगों के लिए इसका यूज किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है। Would you dash my dog for me this weekend? क्या हो जाएगा? Would you dash my dog? देखिए लुक मतलब देखना होता है,
लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, ये एक फ्रेजल वर्ब है। फिर लुक अप है, लुक इनटू है। तो यहाँ पे आपको देख लीजिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, वुड यू डैश माय डॉग फॉर मी दिस वीकेंड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, वुड यू लुक आफ्टर मी, यानी किसी से हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं ना कि आप मेरे कुत्ते का देखभाल कर देंगे, इंसान का हो ना हो कुत्ते का देखभाल होना चाहिए क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन लुक आफ्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है डैश, क्वेश्चन नंबर 9 है टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड मींस, ये एक तरह का इडियम्स है, इसका मीनिंग आपको बताना है। तो टू डू द राइट थिंग, टू डिस्ट्रॉय वंस रिपुटेशन, रिपुटेशन मतलब किसी की प्रतिष्ठा को खत्म करना, टू अनाउंस वंस व्यूज, किसी के व्यूज को अनाउंस करना, टू टीच समवन अ लेसन, तो इसका मतलब हो जाएगा टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड मींस हो जाता है टू डू द राइट थिंग, यानी सही कामों को करना, सही काम को अंजाम देना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो एक प्रकार का ये इडियम्स है, ध्यान रखिएगा, जिसका एक पिक्यूलियर मीनिंग होता है, अपने फॉर्म से हट करके मीनिंग होता है। चलिए इसमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है। टीडियस, कौन सा स्पेलिंग सही है टीडियस का? टीडियस का मतलब समझते हैं क्या होता है, जैसे थकाऊ बोल सकते हैं, हाँ उबाऊ थकाऊ, कहने का अर्थ है जैसे बोलते हैं ना दैट वाज अ टीडियस जर्नी, है ना, बहुत ही उबाऊ थकाऊ जर्नी था। तो टीडियस जो ऑप्शन है सी नंबर क्या है, बिल्कुल सही। और स्पेलिंग देख लीजिए क्या हो जाएगा स्पेलिंग, TEDIOUS, टीडियस मतलब क्या हो जाता है, थकाऊ या उबाऊ हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, रमेश डैश इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, क्या हो जाएगा, रमेश डैश इन द मिडिल ऑफ स्पीच। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन हम देख लेते हैं, पहला है ब्रेक डाउन, तो रमेश के साथ V1 लगेगा क्या, नहीं लगेगा, हम जानते हैं ही सीट प्लस ही सीट ये सब के साथ B5 लगाते हैं, तो ब्रेक्स तो है नहीं। दूसरा है ब्रोक डाउन, फिर क्या है ब्रोकन डाउन, फिर क्या है ब्रेकिंग डाउन, तो ब्रेकिंग के पहले कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, यहाँ पे भी ये परफेक्ट टेंस के लिए हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, जबकि यहाँ पे ये सिंपल पास्ट को हम बना सकते हैं विदाउट हेल्पिंग वर्ब। तो क्या हो जाएगा, रमेश ब्रोक डाउन इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है ना, कोई डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ही सॉ अ स्नेक डैश ही अवोक, क्या हो जाएगा, ही सॉ अ स्नेक, उसने एक सांप देखा, देन होगा, वेन होगा, देन होगा, बट होगा, जब वो अवोक है ना, तो क्या हो जाएगा वेन, वेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही सॉ अ स्नेक वेन ही अवोक, तो ये ऑप्शन वेन वाला ऑप्शन क्या था, बिल्कुल सही। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम, इसका आपको पैसिव बनाना है, पैसिव मैंने बताया है, कौन सा सेंटेंस है ये पहले बताइए, ऑल द बॉयज लाफ्ड एट हिम, है ना, सारे लड़कों ने उस पर हंसा, ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है, बिल्कुल सिंपल पास्ट के लिए मैंने बताया था, सिंपल पास्ट का एक्टिव वर्ब फॉर्म V2 होता है, जबकि इसका पैसिव वर्ब फॉर्म क्या हो जाता है, तो वर्ब टू बी में से हम लोग क्या सुटेबल लेते हैं, वाज वर्ड प्लस V3 हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए बनाइए, तो क्या हो जाएगा, सी है ही वाज लाफ्ड एट बाय ऑल द बॉयज, पहले ऊपर से ही देख लेते हैं, लाफ्ड एट वाज ही बाय द बॉयज, ये तो होगा ही नहीं, गलत हो गया। ऑल द बॉयज लाफिंग एट हिम, क्या सही है, बिल्कुल नहीं। फिर क्या है, ही वाज लाफ्ड एट बाय ऑल द बॉयज, फिर क्या है, द बॉयज ऑल लाफिंग, तो ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अभी मैंने कहा कि जब हम सिंपल पास्ट का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सुटेबल वर्ब टू बी वाज वर्ड का प्रयोग करेंगे, और हम जानते हैं कि पैसिव में जितने भी एक्टिव के मेन वर्ब होंगे सब क्या हो जाते हैं, वर्ब 3 यानी पास्ट पार्टिसिपल, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चले आगे क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए, दिख तो रहा है ना, चले थोड़ा छोटा कर लेते। क्वेश्चन नंबर 14 है, द टीचर सेड टू रमेश डू इट एट वंस, द टीचर सेड टू रमेश डू इट एट वंस। अब ये इसका नरेशन चेंज करना है, तो डू इट एट वंस बोलते हैं ना, एक बार इसे करो। अब इस एक प्रकार का क्या है, हाँ अब ये एक प्रकार का ऑर्डर है, या एडवाइस हो या रिक्वेस्ट हो, ऐसे सेंटेंस के लिए मैंने बताया, ऐसे सेंटेंस को हम इंपरेटिव कहते हैं, और इंपरेटिव का कुछ स्पेशल रूल होता है, नरेशन में कुछ स्पेशल और कुछ जनरल रूल्स बताए गए हैं आपको। जनरल रूल्स की बात करें, जैसे चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सब जनरल रूल में आते हैं। जबकि वही स्पेशल रूल में, जैसे असर्टिव के लिए कुछ स्पेशल रूल अलग है, इंट्रोगेटिव के लिए अलग है, नहीं इंपरेटिव के लिए भी अलग होगा। तो यहाँ पे बताइए, मैंने बताया था इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले किसका प्रयोग करते हैं, टू का, और टू के बाद क्या लगना है, V1। और आपको जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, एडवाइस, ऑर्डर या रिक्वेस्ट में हम क्या बदलते, उसको बदल देते हैं। अब यहाँ देखिए, द टीचर आस्किंग, आस्किंग मैंने किस में बताया था, आस्क, आस्किंग ये सब किस में बताया गया था,
इंट्रोगेटिव में बताया गया था, तो ये तो है नहीं। दूसरा, द टीचर ऑर्डर रमेश टू डू इट एट वंस। अब दूसरा है ऑर्डरिंग रमेश, क्या ऐसा बनेगा फॉर्मेट? नहीं बनेगा। रमेश वाज रिक्वेस्टेड, अब इधर में देखिए इसको भी चेंज कर दिया जबकि ऐसा करना नहीं था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी द टीचर ऑर्डर रमेश, यानी टीचर की बात हो रही ना, तो टीचर एक प्रकार से ऑर्डर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। द टीचर ऑर्डर्ड रमेश टू डू इट एट वंस, यहाँ पे हमने कहा कि डू लगाना है, डू के पहले टू लगाना है, और ये बिल्कुल क्या है? ऑप्शन सही है। तो इंपरेटिव सेंटेंस का आपने देखा, इस तरह से आप बना सकते हैं, नरेशन चेंज कर सकते हैं। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 15 है। होस्टाइल का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, है ना, किसी से एनिमिटी, शत्रुता की बात होती है। तो इसका एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब क्या होता है? विलोम, विपरीतार्थक शब्द, जिसको हिंदी में भी आप किए हैं, करेंगे आगे। तो क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम? फ्रेंडली हो जाएगा। होस्टाइल शत्रुतापूर्ण, और फ्रेंडली मतलब मित्रतापूर्ण हो जाएगा। डिसऑबे मतलब क्या हो जाता है? अवज्ञा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? वी शैल गेट वेट। वेट का मतलब क्या होता है? भीगना, भिगो देना। इफ इट वाट, कब भीगेंगे? जाहिर सी बात है, अगर रेन, वर्षा होगी तो हम लोग भीग जाएंगे। तो इधर में अगर फ्यूचर है तो इधर में प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? इफ इट रेन्स, अगर वर्षा होगी तो हम लोग भीग जाएंगे। वी शैल गेट वेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। ही इज वेरी डैश इन कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन में बोलते हैं बहुत फास्ट है, बहुत क्विक है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? बताइए। ही इज क्विक, ही इज काम, का मतलब बहुत शांत, टॉलरेबल, फ्रैंक, क्या हो जाएगा इसमें? ही इज वेरी क्विक इन कैलकुलेशन। कोई कोई लड़का होता है ना एकदम, जिसका आईक्यू 10/10 है किसी का? अच्छा, चलो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है द डैश रंग बैक इट, क्या हो जाएगा इसमें? बताओ। द डैश रंग, रिंग रैंग रंग, रिंग रैंग रंग होता है। तो यहाँ पे भीतरी है, तो भीतरी के लिए आपको दे के साथ क्या लगेगा? बताओ क्या लगेगा? अब देखो यहाँ पे येट लगा हुआ है बाबू, देख लो, येट का ऑप्शन जो होगा ध्यान रखना, ये निगेटिव सेंटेंस में इसका हम यूज करते हैं। अब बताओ, अब निगेटिव के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये तो होगा नहीं। हैजंट क्या होगा दे के साथ? नहीं होगा। हैव भी नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दे हैव नॉट रंग बैक येट, अब तक उन लोगों ने दोबारा वापस नहीं बजाया, रिंग, घंटी नहीं की, है ना, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? द माउंटेन पीक वाज डैश अवे देन शी हैड एक्सपेक्टेड। माउंटेन पीक की बात हो रही है, चोटी की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है दूरी ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा? हमने कल ही बताया था, फादर, फादर, फादर मतलब जानते ही हैं, आइदर, अदर, आइदर मतलब दो में से कोई एक होता है, अदर मतलब अन्य होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा? फार्दर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फार्दर। बोलते हैं ना दिल्ली इज फार्दर देन कोलकाता, उसी तरह से फार्दर का यहाँ पर प्रयोग करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ डैश डिड यू कंप्यूटर कॉस्ट, यानी कंप्यूटर के कॉस्ट, लागत की बात हो रही है। तो देखो आप लोग जाते हैं ना दुकान में, तो कॉस्ट और प्राइस दोनों में अंतर समझते हैं? कॉस्ट और प्राइस में अंतर क्या होता है? नहीं समझते हैं? तो कॉस्ट जो होता है ना, जैसे दुकानदार की क्या लागत है, किसी सामान पे जो उसको बनाने का जो लागत होता है, जो उस पर खर्च होता है, उसको कॉस्ट कहते हैं। तो जो दुकानदार देता है वो अपने कॉस्ट पे आपको सामान नहीं देता है, वो प्राइस पे देता है, यानी उसके बाद उस पे उसका जो बेनिफिट है उसको जोड़ करके प्राइस बनता है। इसलिए कॉस्ट और प्राइस ये दोनों दो बातें हो जाती है। चलिए, हाउ डैश डिड यू कंप्यूटर कॉस्ट, क्या हो जाएगा? हाउ के साथ यहाँ पे मच लगाएंगे, पैसे की बात होती है, हाउ मच, बोलते हैं ना कितने रुपए, हाउ मच, है ना। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? यू डैश रीड हिज लेटेस्ट बुक। लेटेस्ट मतलब अभी हाल ही में जो रिसेंटली जिसको प्रोड्यूस किया गया, रिसेंटली जिसको छापा गया होगा, सॉरी प्रोड्यूस बोल रहे हैं, है ना। तो उसके लिए क्या हो जाएगा? यू ऑट, यू वर्ड, यू यूज या यू शुड, क्या हो जाएगा? देखिए ऑट के साथ तो टू लगता है बाबू, ये ऐसा ही चला गया। और यहाँ पे ना किसी का बोलते हैं ना, किसी को सजेस्ट करते हैं कि आपको ना रिसेंटली लेटेस्ट बुक पढ़ना चाहिए, एक प्रकार से क्या सजेशन, एडवाइस है। तो एडवाइस के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? किसका करते हैं? मॉडल्स में पढ़ाया, बताइए। शुड का प्रयोग करते हैं, क्या? शुड का एडवाइस के लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं। समवन इज वेटिंग डैश द लाइब्रेरी, बताइए। आउटसाइड है, थ्रू, थ्रू का मतलब के जरिए, के बीच होता है, आउट ऑफ या ऑफ या आउटसाइड, क्या होगा इसमें? आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, बोलता है इनसाइड, आउटसाइड, पोजीशन बता रहा है, तो कहाँ हो जाएगा? समवन इज वेटिंग आउटसाइड द लाइब्रेरी, है ना। बोलता है ना कोई जो है लाइब्रेरी के बाहर, पुस्तकालय के बाहर इंतजार कर रहा है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। हेलो
इट डैश नाइस टू मीट यू, क्या इसमें लगेगा बताइए? हेलो, इट्स नाइस टू मीट यू, बोलते हैं ना, इट इज नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, ऐसा बोलते हैं। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स, दे स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस। करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है, क्या हो जाएगा बताइए? राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर, दे स्टार्टेड देयर ओन शू बिजनेस। राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स व्हेन दे स्टार्टेड देयर शू बिजनेस। फिर क्या है? राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स सो दे स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस, ओन शू बिजनेस। राज एंड ऋतिक बिकेम पार्टनर्स एंड स्टार्टेड देयर ओन बिजनेस, शू बिजनेस। क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है, यानी पहले पार्टनर बने और क्या किए, तो और उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। तो ये वाला कॉम्बिनेशन ज्यादा क्या है, फॉर्मल है, ज्यादा सही है। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर का मतलब समझते हैं क्या होता है बताइए? जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं ना उसको स्क्रिप्चर बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे धर्म ग्रंथ के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? स्क्रिप्चर का स्पेलिंग क्या होता है बताइए? बहुत ही छोटा, बहुत ही साधारण वर्ड है स्क्रिप्चर, SCRIPTURE है ना। स्क्रिप्चर्स मतलब धार्मिक ग्रंथ जो होते हैं ना, धर्म से रिलेटेड, उसी के लिए हम यूज करते हैं। क्या ठीक है ना? चलें क्वेश्चन नंबर 26। जॉन रीड्स इंग्लिश ऑफ एंड ऑन, अप एंड अबव, गिव एंड टेक, नियर एंड नियर। क्या होगा इसमें? देखिए ऑफ एंड ऑन का मतलब आपको पता है क्या होता है? ओकेजनली, कभी कभार, है ना, जो बार बार रेगुलरली कोई काम नहीं हो रहा है, बोलते हैं ना जॉन रीड्स इंग्लिश। ओकेजनली के जगह पे क्या लिखा हुआ है? ऑफ एंड ऑन, एक तरह से फ्रेजल है। तो ये क्या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है दिस इज डैश बेस्ट कार इन आवर शोरूम। बेस्ट कार की बात हो रही है, सबसे अच्छी कार है हमारे शोरूम में। तो हमने बताया सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या हम लगाते हैं? आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चले आगे, चलिए बताइए मेरे योद्धाओं, क्वेश्चन नंबर 28। वी वॉन्ट बी लेट। यहाँ पे क्या बहुत आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन टैग। मैंने बताया क्वेश्चन टैग का एकदम साधारण सा दो नियम याद रखना। एक, स्टेटमेंट यदि पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? नेगेटिव होगा। स्टेटमेंट यदि नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मैंने ये बताया था कि अगर स्टेटमेंट का सब्जेक्ट कोई नाउन है, क्या है? कोई नाउन है, तो इस नाउन का यहाँ पे प्रोनाउन यूज करेंगे। कभी भी क्वेश्चन टैग में सब्जेक्ट के रूप में नाउन का यूज नहीं करेंगे। कोई लड़का का नाम है तो ही हो जाएगा, लड़की है तो सी, और लड़का लड़की दोनों है तो दे का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से सब्जेक्ट ध्यान रखना है, और दूसरा स्टेटमेंट कैसा ये ध्यान रखना है। बाकी जो हेल्पिंग वर्ब जो जिसका रहेगा उसका हम यूज करते हैं। दूसरी बात कि क्वेश्चन टैग में अगर नॉट निगेटिव क्वेश्चन टैग लिखना है तो हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, है ना, कंट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कैन नॉट ही, ऐसा लिखेंगे क्वेश्चन टैग, या कांट ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अगर ऑप्शन में आपको दोनों दिया हुआ है, कैन नॉट ही भी दिया हुआ है, कांट ही भी दिया हुआ, तो क्या लेंगे? कांट ही सही होगा। बिल्कुल क्या होगा? शॉर्ट फॉर्म में। वीकेंड इसका जो होता है ना शॉर्ट फॉर्म, वीकेंड कमजोर किया गया जो रूप है उसका हम यूज करते हैं स्पोकन में। तो इसीलिए क्वेश्चन टैग में ध्यान रखिए, जिसको हिंदी में है ना कहते हैं क्या। अब बताओ यहाँ पे वी वांट स्टेटमेंट कैसा है? नेगेटिव है। वांट मतलब विल नॉट। अब यहाँ वी वांट बी लेट क्या हो जाएगा? इसमें वी है तो वी के साथ क्या लगाएंगे? हाँ बिल्कुल, विल भी हो जाएगा। शैल भी रहता तो उस पर सोचा जाता, लेकिन शैल तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा? विल भी हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, द वीमेन इज स्टैंडिंग, कहाँ? तो डोर, है ना, दरवाजे पे खड़ी है, तो क्या हो जाएगा? द वीमेन इज स्टैंडिंग एट द डोर। क्या हो जाएगा? एट द डोर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है, देखें, यू कैन डैश हिम इवन नाउ। अभी की बात हो रही है, यहाँ तक कि अभी क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे दो चेक का स्पेलिंग है, एक CHEQU और एक चेक है, ये दोनों तो बिल्कुल गलत ही है। इस चेक का मतलब समझते हैं ना, चेकबुक जो बैंक देती है ना, चेकबुक जिसको भजाते हैं आप लोग, नहीं। और इस चेक का मतलब जांचना हो जाता है। यहाँ पे कौन सा चेक चाहिए? यू कैन डैश हिम इवन नाउ, हिम की बात हो रही है तो उसे जांचने की बात होगी ना, तो यहाँ पे कौन वाला हो जाएगा? यू कैन चेक हिम इवन नाउ। ठीक है, चले आगे क्वेश्चन नंबर 31। चले बता दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, आई वंडर इफ दे विल चेंज डैश प्लान्स, क्या हो जाएगा, दे की बात हो रही तो दे के साथ क्या लगाएंगे बता दो जल्दी, प्लान्स है तो क्या हो जाएगा, देयर प्लान्स। कौन वाला देयर, दे के लिए ये वाला देयर, इस देयर का मतलब वहां हो जाता है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस के रूप में, है ना। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दे देयर, ही का हिज, नहीं ये सब मैंने केस आपको बताया था, 3 केस प्रोनाउन के लिए मैंने बताया था, एक नॉमिनेटिव केस, दूसरा पोसेसिव केस, तीसरा ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव पोसेसिव में 2 मैंने बताया था, एक एडजेक्टिव के रूप में और एक प्रोनाउन के रूप में। तो आई का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाता है, माई, प्रोनाउन क्या हो जाता है, माइन, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। इसी तरह बाकी सब का भी होता है, उसको मैंने बताया था, इन शॉर्ट मैंने अभी एक बार फिर कह दिया, आपको याद रखने हैं। कितना बार बताया गया है, नहीं फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन बताया गया है कई जगह पे। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम मतलब समझ ही रहे हैं, बार बार क्वेश्चन आता है एंटोसिनो से, है ना, यानी पर्यायवाची, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूट के रूप में देखते हैं। हार्डल, हार्डल का मतलब क्या होता है, बाधा होता है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्स्टैकल, है ना, बाधेपूर्ण। जैसे हार्डल रेस होता है ना, कभी दौड़े हैं, बाधा दौड़, स्कूल वगैरह में खेले होंगे तो बाधा दौड़, हम लोग भी बाधा दौड़ जिसको बोलते हैं, है ना, हर्डल रेस, जिसमें बेंच वगैरह लगा दिया जाता था, कुछ ऐसा टास्क दिया जाता था ना, और उसको पार करके जाना था। एक हर्डल दौड़ हम लोग दौड़े थे, एक लेग बांध करके, है ना, 2 लड़के साथ में, मेरा जो पार्टनर था उसका नाम था कैप सिद्दीकी, तो कभी कभी तेज भागता था, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग उसमें विन भी किए थे, उसमें जीते थे। एक पैर दोनों वो बांध करके, और एक पैर से आपको क्या करना है, एकदम तेज भाग करके दौड़ना है, तो जो जीतेगा वो सिकंदर। क्या ये सब होता है स्कूल में, जो एनुअल फंक्शन होता था वहां पे। चलिए क्वेश्चन नंबर है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इंटर। इंटर का एंटोनिम बताना है, क्या हो जाएगा, इंटर एग्जिट बोलते हैं ना, इंटर और एग्जिट, ये एंटोसिनो हो गया। चले आगे, डैश द ताजमहल लास्ट मंथ, लास्ट मंथ पिछले महीने की बात हो रही है, क्या हो जाएगा, आई डैश द ताजमहल लास्ट मंथ, क्या हो गया, विजिटेड हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल पास्ट का प्रयोग करेंगे। लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ईयर अगो, यस्टरडे, ये सब में हमने क्या लगाना है, सिंपल पास्ट का यूज करना है। स्ट्रक्चर कैसा होगा, सिंपल पास्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, द काउंसिल डैश मेड इट्स डिसीजन। देखो इट्स है मतलब सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो ये तो दोनों गया। अब बचाओ इसमें से क्या होगा, द काउंसिल हैज मेड इट्स डिसीजन। तो यहाँ पे अगर देयर रहता, क्या रहता, देयर, तो ये प्लुरल हो जाता, तब तो हैव का प्रयोग करना होता। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, आगे पूरा सेंटेंस देखना, इट्स, देयर, हिज, हर, ये सब सिंगुलर और प्लुरल को भी क्लियर कर देता है। तो पूरा जब तक सेंटेंस को ठीक से पढ़ेंगे नहीं, ऑप्शन को लेने की गलती नहीं करिएगा। आपको तो बनाना केवल 50 है ना, 50 बनाना है, लेकिन बार बार मैं कहता हूँ ध्यान रखिएगा, कभी कभी कुछ क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाले होंगे, तो आपके पास ऑप्शन ढेर है, बाय 1 गेट 1 फ्री वाली बात है नहीं, एक कमाओ एक छोड़ो, ये नहीं, लालच नहीं करना है वहां पे। तो वैसे क्वेश्चन जिसपे आप पूरे तरह से इंश्योर हैं, सुनिश्चित करके ही क्वेश्चन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन बहुत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, दिस साइड इज पैरेलल डैश दैट, क्या होगा, पैरेलल के बाद क्या लगता है, पैरेलल टू होता है, बोलते हैं ना, बार बार तो मैथ्स में पढ़ते होंगे, कहाँ कहाँ हर जगह पढ़ते होंगे, नहीं, पैरेलल टू दिस, पैरेलल टू दैट। तो पैरेलल के बाद क्या लगाना है, किस प्रीपोजिशन का यूज करना है, बोल नहीं रहा है सब, टू का यूज करेंगे, बोलने से याद हो जाता है, ध्यान रखिए। आई कांट लिव ऑन डैश $500 अ मंथ, क्या $500 के पहले कोई आर्टिकल लगाना उचित है, नहीं है, नो आर्टिकल होगा। क्या, हिज रूड बिहेवियर विल मेक हिम लिक द डस्ट ऑन डे, इसमें अंडरलाइन, अंडरलाइन यहीं पे लिक द डस्ट ऑन डे, यहाँ पे गलती से नहीं हुआ है। अब बताना इसका मीनिंग क्या होगा। रूड बिहेवियर की बात हो रहा है, तो देखिए ह्यूमिलेट, ह्यूमिलेट का मतलब होता है अपमानित, मारने की बात, फॉल डाउन की बात नहीं। अगर किसी का रूड बिहेवियर होगा, जाहिर सी बात है, तो खुद को क्या करेगा, ह्यूमिलेट करेगा, खुद को ही अपमानित करेगा, तो क्या हो जाएगा, गेट ह्यूमिलेटेड, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाना तय है, डी हो जाएगा इसका सही आंसर। देख लीजिए, थोड़ा ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन था, हिज रूड बिहेवियर विल मेक हिम लिक द डस्ट वन डे, यही लिक द डस्ट वन डे का मीनिंग क्या हो जाएगा, फॉल डाउन, गेट किल्ड, टू बी बरीड, या गेट ह्यूमिलेटेड। तो गेट ह्यूमिलेटेड मतलब हो जाता है किसी को अपमानित, इंसल्ट करना, तो क्या हो जाएगा, अगर किसी का रूड बिहेवियर है तो खुद ही वो अपमानित महसूस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, रेमेडी का अर्थ हो जाता है उपचार, है ना, इलाज, उपचार, फॉर ऑल डिजीज, सारे डिजीज के लिए जो रेमेडी होता है
उसको हम क्या कहते हैं, पैनेसिया। इसका मतलब होता है रामबाण, बोलते ना ये रामबाण दवा है, एकदम कुछ कुछ ऐसा एंटीबायोटिक होता है एकदम रामबाण है, बोलते ना, तो वही पैनेसिया का मतलब क्या हो जाता है, रामबाण, ब्रह्मास्त्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है देख लीजिए। वी डैश फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर। फ्रिज से चिकन को बाहर नहीं निकालिएगा तो फ्रिज आपका पूरा क्या हो जाएगा, स्मेल करेगा। इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, तो क्या हो जाएगा, वी मस्ट नॉट फॉरगेट, यानी भूलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि भूल जाएंगे मस्ट लगा देंगे, मस्ट के साथ क्या लगाना है, नॉट, यानी वी मस्ट नॉट फॉरगेट टू टेक द चिकन आउट ऑफ द फ्रीजर, यानी फ्रिज से चिकन को बाहर निकालना अवश्य नहीं भूलना चाहिए या नहीं भूलना चाहिए, ये बात आप कह सकते हैं। ठीक है, देखिए मॉडल्स का प्रयोग मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू मीनिंग देख करके सेंटेंस के मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको मॉडल्स का यूज करना होता है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, गॉड हेल्प्स दोज हु डैश देमसेल्व्स, क्या हो जाएगा, यानी भगवान उसकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। नहीं, अब देमसेल्व्स है, क्या है यहाँ पे, देमसेल्फ सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है, दे का देमसेल्फ होता है, प्लूरल होगा, तो अब बताइए इसमें क्या हेल्प लगाएंगे क्या, नहीं, हैज हेल्प लगाएंगे क्या, नहीं, अब क्या होगा बताइए, गॉड हेल्प्स दोज हु, यानी ईश्वर हमेशा की बात होती है ना, ईश्वर उसकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं, यानी देमसेल्फ है, यहाँ पे प्लूरल है इसलिए क्या हो जाना है, हेल्प हो जाएगा। अगर आप ईश्वर के भरोसे बैठ जाएंगे तो क्या पता ईश्वर आपके भरोसे बैठते हो, नहीं, इसलिए पढ़ाई लिखाई करिए, ठंडी थोड़ी है लेकिन इसी में जो लोग सोएगा सो आगे चल के बस उसको खोना ही खोना है। सोना है मतलब रोना है, एग्जाम के टाइम में सोइएगा मतलब बाद में रोइएगा, ठीक है, इसलिए अभी जगिए तो आगे चल के सोने का भरपूर मौका मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, इन माई बेडरूम देर इज अ बेड डैश एंड अ वार्डरोब, क्या हो जाएगा इसमें, इन माई बेडरूम देर इज अ बेड एंड अ वार्डरोब, यहाँ पे एंड ऑप्शन में है, बिल्कुल है। चलिए बोलते ना बेडरूम भी है और वार्डरोब भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, गिव दिस चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव बताना है, इस वाले सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन है। अब गिव दिस चॉकलेट टू द क्राइंग बेबी, आप देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, देखिए यहाँ पे दो एडजेक्टिव है, एक तो है दिस चॉकलेट, तो दिस भी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन में देखेंगे क्या बेबी होगा, तो बेबी तो शिशु बच्चा, ये खुद नाउन है, लेकिन कैसा बच्चा है, तो रोने वाला है, बोलता है ना जो रोने धोने वाला बच्चा, उसको टॉफी उफी दे करके मम्मी मनाती है, तो ये क्राइंग क्या है, एडजेक्टिव है, एक्चुअली में क्या है, एडजेक्टिव। ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो या पास्ट पार्टिसिपल, उसका प्रयोग एज अ वर्ब भी करते हैं और एडजेक्टिव भी करते हैं, तो यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्राइंग बेबी, है ना, चिल्ला चिल्ली करने वाला जो बच्चा है। आपके हिंदी में एक चैप्टर है रोज अज्ञे जी का, उसमें जो मुख्य नायिका है मालती, उसका जो बेटा है कैसा है, टीटी, या तो सोता है नहीं तो रोता है, तो उसको हम कह सकते हैं क्राइंग बेबी है, नहीं, अभी आएंगे फिर हम लोग उस पर भी। चलिए अभी हम लोग इंग्लिश कर रहे हैं, इंग्लिश करेंगे फिर इसके बाद हिंदी भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, हाउ कैन ही चिट मी, हाउ कैन ही चिट मी, बोलता ना वह मुझे कैसे धोखा दे सकता है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसके लिए आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। ही कैन नॉट चिट मी लाइक दिस, चिट मी ही कैन नॉट चिट मी ही विल चिट मी नॉट। अब देखिए ये सब ऑप्शन में देखिए नॉट इधर लगा दिया बाबू, ये ही को ले गया अंत में, और चिट मी ही कैन नॉट ये कहाँ कैसे लगा दिया, नहीं, तो एक ही ऑप्शन है, ही कैन नॉट चिट मी लाइक दिस, वह मुझे इस तरह से धोखा नहीं दे सकता, ये करेक्ट सेंटेंस है। इशिता, इशिता लड़की का ही नाम है ना, चलो ठीक है, इशिता विल डैश हर, हाँ ठीक है, हर न्यू ड्रेसेज, यहाँ पे बताना है पुट आउट, पुट ऑन, पुट अप, पुट ऑफ, तो क्या हो जाएगा इसमें, इशिता विल क्या हो जाएगा, हाँ पुट ऑन यानी वियरिंग, ड्रेस, पुट ऑफ मतलब ड्रेस अनड्रेस करना, और पुट क्या है, ठीक है, पुट ऑन मतलब ड्रेस पहनना, तो वियरिंग की बात हो रही है, इशिता विल वियर हर न्यू ड्रेस टुडे, आज अपना नया ड्रेस पहनेगी, तो क्या हो जाएगा इसके लिए, पुट ऑन मतलब वियरिंग। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 46 है, दिस इज मेड इन डैश यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम, यूएसएसआर, यूएसए, ये सब में क्या आर्टिकल लगेगा, बोलिए, यूएसए में लगता है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड किंगडम में भी लगता है, ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, आर्टिकल द लगेगा। देखिए जनरली हमने बताया आपको आर्टिकल के दौरान कि किसी देश में हम नहीं लगाते, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल है ना,
कुछ एक्सेप्शन है, सूडान हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूएसएसआर हो गया। इसके पहले क्या लगाते हैं? आर्टिकल डी लगाते हैं। जनरली हम किसी डिजीज के नाम के भी पहले आर्टिकल नहीं लगाते हैं, आर्टिकल डी का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जैसे मप्स हो गया, कुछ ऐसे डिजीज है, प्लेग हो गया, इसके पहले हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल द लगाते हैं। ठीक है, तो वैसा कुछ एक्सेप्शनल है, तो ये एक्सेप्शनल वाला केस है। यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, है ना, सूडान हो गया, नीदरलैंड हो गया, वेस्ट इंडीज हो गया। ये कुछ ऐसे एक्सेप्शनल कंट्रीज हैं जिसके नाम के पहले हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल डी लगाते हैं। जनरली हम किसी विलेज के नाम के पहले, डिस्ट्रिक्ट के नाम के पहले, स्टेट के नाम के पहले, है ना, कंट्री या कंटिनेंट इत्यादि के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन कुछ उसी में होता है ना एक्सेप्शनल, तो जो अपवाद है वो अपवाद स्वरूप देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन वो एक्सेप्शन से ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है सी स्माइल्ड डैश माई मिस्टेक्स। क्या हो जाएगा? एट माई मिस्टेक्स, ऑन माई मिस्टेक्स, अपॉन, ओवर। क्या हो जाएगा? सी स्माइल्ड क्या हो जाएगा? कई बार क्वेश्चन कराया भी गया है। क्या हो जाएगा इसमें? सी मिस्टेक्स, सॉरी, सी स्माइल्स एट माई मिस्टेक्स। क्या हो जाएगा? सी, हाँ बिल्कुल, सी स्माइल्स एट माई मिस्टेक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये सब क्वेश्चन कितना बार कराया गया है? क्वेश्चन नंबर है 48 नंबर क्वेश्चन है। द वाइंड डैश हेविली यस्टरडे। यस्टरडे की बात हो रही है, कल की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? कल की बात हो रही है, बताओ। अब देखो यहाँ पे ब्लो का V2 होता है ब्लू, लेकिन है ऑप्शन में नहीं है, तो ब्लो होगा क्या? कल की बात हो रहा नहीं होगा। हैड ब्लो, ब्लू ब्लॉन होता है ना, ब्लॉन नहीं है। अब यहाँ पे ब्लोन है तो हैड रहता तो यहाँ पे देखते, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो पास्ट में सही है, और वो क्या है? वाज ब्लोइंग। क्या हो जाएगा? द विंड वाज ब्लोइंग हैविली यस्टरडे। चलिए क्वेश्चन नंबर 49। चूज द करेक्ट सेंटेंस। चूज द करेक्ट सेंटेंस बताना है। यू शुड नॉट स्मोक, यू नॉट स्मोक, यू स्मोक नॉट, यू नॉट मस्ट स्मोक। बताना है कौन सा सेंटेंस सही है। यू शुड नॉट स्मोक यही वाला सही है, बाकी सब सुटेबल नहीं है, सर्टेन ऑर्डर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। माई अंकल डैश अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। क्या हो जाएगा? माई अंकल वाज बीइंग, विल बी, इज बीइंग, हैज बीन। क्या हो जाएगा? तो माई अंकल हैज बीन अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी, है ना, मेरे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है ना, प्रेरणा के स्रोत है। चलिए हैज बीन हो जाएगा। द केस वाज, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना था ये? हाँ 51 है। सॉरी यहाँ पे नंबरिंग थोड़ा जो है ना करना छूट गया है। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, क्वेश्चन सारे वही है जो आपके पूछे गए, सारे क्वेश्चन वही है, केवल नंबरिंग में है ना 50 के बाद नंबरिंग केवल नहीं है, बाकी क्वेश्चन सब एज इट इज है। द केस वाज पुट डैश द जज। क्या हो जाएगा? केस को जज के समक्ष रखा गया, तो क्या हो जाएगा? समक्ष, के बिफोर, के पहले के लिए भी हम बिफोर का यूज के पहले भी करते हैं और के समक्ष के लिए भी करते हैं। तो क्या हो जाएगा? द जज वाज पुट बिफोर, द केस वाज पुट बिफोर द जज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 52। माय ब्रदर एंड डैश वेंट टू द पार्क। क्या हो जाएगा? माय ब्रदर, मैंने बताया है कि सब्जेक्टिव केस में सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, और ये सब्जेक्टिव केस नहीं है, माय ब्रदर है तो वी क्यों लगाएंगे? माय ब्रदर ऑलरेडी हो गया, तो क्या लगाएंगे? आई। बाकी ऑब्जेक्टिव केस ही में तो नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? माय ब्रदर एंड आई वेंट टू द पार्क, यानी मेरा भाई और मैं पार्क गया, जैसा कि आप लोग भी जाते रहते हैं। क्या? चलिए, आप लोग भाई के साथ जाते हैं, आप किसके साथ पता नहीं। डैश दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। क्या हो जाएगा? डैश दैट स्पेशली ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। क्या हो जाएगा? हैज यू, कुड यू, शुड यू, डिड यू हैव द ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। क्या हो जाएगा इसमें? बताइए। डिड यू हैव क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन एक ही है जो सही है। डिड यू हैव दैट ड्रेस स्पेशली मेड फॉर यू। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। डिड यू हैव दैट ड्रेस। ठीक है। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। He said that he might buy a pen। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बताएंगे मुझे। He said that he might buy a pen। क्या हो जाएगा? चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन, चूज द करेक्ट डायरेक्ट नरेशन। आपको इसका डायरेक्ट नरेशन बताना है। तो देखिए, माइट यहाँ पे सेड है, रिपोर्टिंग फॉर पास्ट है, तो माइट जब डायरेक्ट में करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? मे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मे। तो मस्ट वाला होगा ऑप्शन? नहीं होगा। आई एम गोइंग होगा क्या? नहीं होगा। फिर क्या है? मस्ट है। तो एक ही से आपका क्या हो गया? क्लियर हो गया। एक कंसेप्ट भी अगर ध्यान है तो वहां पे क्लियर है। तो हर एक कंसेप्ट अलग ध्यान में रहना चाहिए, कहीं से भी आप पकड़ सकते हैं। इसलिए शॉर्टकट, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जितना फॉर्मूला है, जितना रूल्स है, अगर एक बार अच्छे से याद रखिएगा
तो किसी भी प्रकार से कहीं से सेंटेंस घुमा दे, है ना, ग्रामर में तो दिक्कत नहीं होगा। बात रहा वोकैब, तो वोकैब याद करने की चीज है ना, वोकैब में कभी भी किसी से भी गलती हो जाता है ना, लेकिन ग्रामर का रूल्स है, सर्टेन है, लिमिटेड है, उतना अगर ध्यान रखिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। कुछ इडियम्स ऐसे पूछ दिए जाते हैं जो लगेगा कि कभी सुने नहीं, ऐसा होता है, लेकिन इडियम्स नहीं, आपके पास तो इतना सारा क्वेश्चन है ग्रामर का, लिटरेचर का, जितना कराया गया है, कहीं से एक भी ऑप्शन गलत नहीं होगा। 50 में 50 बिल्कुल सही करके ही आना है। मैं नहीं चाहूंगा कि आपका 49 भी सही हो, पूरा 50 चाहिए मुझे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं जितना कराया गया आपको क्वेश्चन, है ना, वो सब कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। 50 में 50 आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। कहीं से कोई डाउट हो बोलो, बिल्कुल आएगा। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव फिर अलग है, सब्जेक्टिव के लिए भी मैंने काम कराया, अभी जो काम बाकी है उसको भी कराया जाएगा, ठीक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंस इसमें बताना है, बताइए करेक्ट सेंटेंस बताइए। इज शी पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, डू शी पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, डिड शी पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, शी पार्टिसिपेटेड इन द कंपटीशन, क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लगा हुआ है, तो क्वेश्चन तो ये तो कट गया, क्वेश्चन नहीं है। दूसरा, इज शी पार्टिसिपेट, डिड शी पार्टिसिपेट, अब देखिए यहाँ पे यही वाला क्या हुआ, कंपटीशन में पार्टिसिपेट यानी भागीदारी की, तो क्या हो जाएगा? डिड शी पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, ये वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। अब यहाँ डज सी रहता तो देखते, और इज सी पार्टिसिपेटिंग रहता तब ना, तो यहाँ पे यही वाला ऑप्शन क्या है? सही। एम इज आर प्लस V4, डू डज प्लस V1 लगता है, तो यहाँ पे सी के साथ क्या लगता है? डज, तो ये ऑप्शन गलत है क्या? कोई डाउट है? शांत हो गया सब, शांति से पढ़ रहा है या सो रहा है? हाँ, चलिए। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ प्रोहिबिट। प्रोहिबिट का एंटोनिम बताना है। प्रोहिबिट मतलब मना करना, इनकार करना होता है। क्या हो जाएगा इसका? अलाउ, यानी अनुमति देना, है ना, अलाउ करना, अनुमति देना। चलिए, माई नाइस ड्रॉप डैश बॉटल ऑन द ग्राउंड, नाइस क्या हो जाएगा इसके साथ? हर लगेगा ना, क्या हो जाएगा? माई नाइस ड्रॉप्ड हर बॉटल ऑन द ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर, ये सब तो बहुत आसान क्वेश्चन था क्या? चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, डैश योर फादर गॉट अ नाइस कार, क्या हो जाएगा इसमें? बताइए। अब योर फादर है तो योर फादर सिंगुलर होगा ना, गलत। गॉट है, V3 है, अब बता दो क्या हो जाएगा? हैज योर फादर गॉट अ नाइस कार। आपको केवल वर्ब फॉर्म मैंने बताया, टेंस हो, वॉइस हो, मॉडल्स हो, या इवन की नारेशन हो, सब में वर्ब फॉर्म आपको अगर ठीक से याद है, सबका वर्ब फॉर्म, एक्टिव वर्ब फॉर्म, पैसिव वर्ब फॉर्म, नरेशन में किस टेंस को कैसे चेंज करना है, ये सब अगर ध्यान है तो क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। होगा क्या? और एक एक क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेनेशन, एक एक रूल्स को बताया गया है, फिर कहाँ ही गलती होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन है, चूज द ऑड वन आउट। ऑड, ऑड इवन का मतलब समझते हैं, सम विषम हिंदी में कहते हैं। ब्लाइंड मतलब क्या होता है? अंधा। डेफ मतलब बहरा। डम मतलब गूंगा। इडियट, इसको कर दो बाहर, यानी ऑप्शन ये गलत वाला है, यानी ऑड ही लेना था ना, ये तीनों तो एक कैटेगरी का हो गया, यानी ऑप्शन आपको क्या लेना है? डेफ। ऑप्शन तो एक ही होगा ना, तो नेगेटिव आंसर लेना था, इसमें आपको हटा देना था उसमें से। चलिए, क्वेश्चन है, व्हेन समथिंग इज हिलेरियस, हिलेरियस मतलब समझते हैं ना, बहुत ही इंटरटेनिंग, आनंददायक। इट इज डैश, आनंददायक होगा तो जाहिर सी बात है, इट इज सैडली नहीं होगा, फनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फनी। ग्रेव मतलब समझते हैं ना, ग्रेव मतलब कब्र, है ना। द टर्म कंसील्ड, अब आ गया क्वेश्चन 60, यहाँ से 60 नंबर, यानी जो बाकी क्वेश्चन था, है ना, वो आपको ग्रामर से था। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? 61, सॉरी 61 हो जाएगा, हाँ 61 नंबर, यानी बाकी जो 60 क्वेश्चन ग्रामर से, 40 क्वेश्चन लिटरेचर से। इसलिए वेटेज समझ ही रहे हैं कितना है। द टर्म कंसील्ड का मतलब क्या है? सोल्जर। द सोल्जर किसके राइटर, इसके कौन है? रूपर्ट ब्रूक। वार पोएट है, वार पोयम है ये। सोनेट है, 14 लाइन में लिखा गया है। ये सब बात किसके देश का इसमें प्रेज हुआ है? इंग्लैंड का। सोल्जर कहाँ के हैं? इंग्लैंड के। रूपर्ट ब्रूक कितने साल में मर गए? 28 साल में, सेप्टिकेमिया से मर गए, एक सोल्जर थे। ये सब बात जो है कॉमन बात, उसको ध्यान रखना है। इसमें कंसील्ड का मतलब क्या हो जाता है? हिडन। क्या हो जाता है? कई बार ये क्वेश्चन करा दिया गया है, फिर से आया, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू T.S. Eliot, T.S. Eliot किसके राइटर है? मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। तो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट जो है, मैकाविटी का किससे तुलना किया गया है? क्राइम के मामले में कहा गया है, यह ना क्राइम के मामले में क्या है? नेपोलियन है। नेपोलियन फ्रांस का राजा था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही एकदम शानदार उस समय का शासक रहा। कुछ ही दिन, बहुत कम ही दिन रहा, लेकिन बहुत ही
देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया ना आपके राइटर नेम से। मैं कहता हूँ ऑथर नेम तो बिल्कुल याद रहना चाहिए, हिंदी हो या इंग्लिश, ऑथर नेम आपको एकदम गीता कुरान की तरह याद होना चाहिए। चलिए, हु कंपोज द पोएम फायर इन, क्या हो जाएगा, केकियन दारू वाला। ठीक है, नाम भी बड़ा इनका मस्त है, दारू वाला नाम याद रहेगा आप लोगों को। क्या बाय रिलीजन क्या थे वो, जोरस्ट्रियन, पारसी थे, है ना। इन डैश अकॉर्डिंग टू द फायर, सॉरी अकॉर्डिंग टू द पोएम स्नेक, ब्लैक स्नेक्स आर कंसिडर्ड इनोसेंट। सिसिली में, ये बात कहाँ की हो रही है, सिसिली, जहाँ कैसा दिन है, सन्नी डे है, हॉट डे है ना, पैजामा पहने हुए कौन, ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। सेकेंड कॉमर कौन है, फर्स्ट कॉमर कौन है, तो पहला आगंतुक है स्नेक, और उसके बाद कौन आते हैं, डीएच लॉरेंस। डीएच लॉरेंस को कैसा कवि कहा गया है, डीएच लॉरेंस को कैसा कवि कहा गया है, मॉडर्न पोएट कहा गया है। और कमला दास जी को, इनको भी मॉडर्न पोएट कहा है। तो पोएट किनको क्या कहा गया है, मैंने बताया। वर्सेटाइल पोएट किसको कहा गया है, वर्सेटाइल मतलब होता है बहुमुखी, है ना। वर्सेटाइल पोएट किसको कहा गया है, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। रोमांटिक पोएट किसको कहा गया है, रोमांटिक पोएट, रोमांटिक पोएट किसको कहा गया है, जॉन किट्स जी को। किनको, सबसे कम एज में यही चल बसे थे, 26 साल में। क्या, राइटर ऑड टू ऑटम के। नहीं, इस प्रकार से और भी है, वर्सेटाइल हो गया। पीपल्स पोएट किसको कहा जाता है, पीपल्स पोएट वाल्ट विटमिन, है ना, अमेरिकन थे, जिन्होंने क्या लिखा है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आपका जो चैप्टर है ये लिप्स ऑफ ग्रास, उन्हीं का है। तो कई सारे जो अलग अलग राइटर है उनका ध्यान रखिएगा कि इनको वर्सेटाइल वार्ड पोएट है। मेटाफिजिकल पोएट किसको कहा गया है, जॉर्डन, स्वीटेस्ट क्लब आई डू नॉट गो। तो सब ध्यान रखना है, सब मैंने दे रखा है आपको करके, सब नोट्स में मैंने दिया ही है, सब उसको क्या करना है, याद रखना है। चले आगे, क्वेश्चन है नानू काका, किस चैप्टर के हैं नानू काका, पिंच ऑफ स्नफ। राइटर कौन है, मनोहर मालवंकर। ये सब क्वेश्चन इतना बार रिपीट हो गया है, गलत अब नहीं हो सकता। क्या, नानू काका डैश बिफोर स्पोक, जब वो बोलते हैं उससे पहले क्या करते हैं, इनहेल्ड सम स्मोक, यानी कुछ ना तंबाकू सूंघते हैं, है ना, ये पिंच ऑफ स्नफ। हाँ, बस वही खैनी बनाते हैं क्या। चलो, तुम लोग मत बनाने लगना रे नलायक को। कुछ होता है नलायक कि जब नानू काका इतने ब्रिलियंट थे, स्नफ लेते तो हम भी बनाते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं दिख रहा, देखो फोन में, क्या ऑनलाइन में क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दे, डिजिटल बोर्ड है, जो कहेगा वो हो जाएगा। क्या, चलो, साफ साफ दिख रहा है, थोड़ा छोटा भी होगा, सब ठीक है, दिखना चाहिए जूम करके, है ना। बाकी क्वालिटी बढ़ा के देख लेगा 1080 पे, क्या दिक्कत है, नहीं, आप लोग क्वालिटी बढ़ा करके देख लीजिएगा। अब तो नेट का कोई दिक्कत है नहीं, हमारे भारत में आज के डेट में आटा से सस्ता क्या है, डाटा है। घर में आटा हो ना हो, डाटा सबके मोबाइल में होता ही है। एक घर में 5 मोबाइल है, 5 बच्चे हैं, तो सबके हाथ में क्या है, मोबाइल है। तो डाटा को लेकर के तो कोई इश्यू ही नहीं है। वाईफाई प्लग अलग से लगा हुआ है ना, 5G चल ही रहा है फ्री में, तो क्या चाहिए। मुकेश अंबानी जी बहुत कुछ दे दिए हैं, कम से कम डाटा देने के कारण ऑनलाइन का जमाना बहुत मॉडर्न हो गया, बहुत 5G। तो आप लोग इसका लाभ लीजिए भाई, पूरा से लीजिए। चलिए, 100 ईयर्स लेटर, 100 साल के बाद भी द निग्रो, निग्रो की बात ये कौन करते हैं, आई हैव अ ड्रीम के जो राइटर है, कौन, आई हैव अ ड्रीम के राइटर कौन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। किंग जूनियर इनको कहा जाता है। कहाँ के जन्मे थे ये, अमेरिका के थे। कैसे थे, ब्लैक थे या व्हाइट थे, ये खुद ब्लैक थे। और किसके लिए डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लड़ रहे थे, अपने ही लोगों के लिए, है ना, कि उनको जो अधिकार दिया गया है, ना वोटिंग राइट है, ना जीने का अधिकार है, ना सम्मान से किसी होटल में जाने का अधिकार है, ना एक साथ बैठ करके खाना खा सकते हैं, ये सब जो इसके खिलाफ उन्होंने एक बड़ी क्रांति, एक बड़ा आंदोलन लड़ा। कितना डेट था, उस डेट को बताएंगे आप लोग। 28 अगस्त 1963 को इन्होंने एक ऐतिहासिक भाषण दिया। कहाँ दिया, वाशिंगटन डीसी लिंकन मेमोरियल हॉल के स्टेज पे, है ना। उन्होंने जो भाषण दिया उसके बाद इनको क्या मिला, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है, नोबेल प्राइज। नहीं, आप लोग भी टॉप करिएगा तो सोच रहे हैं कि नोबेल प्राइज का एक एक टुकड़ा जो है आपको दिलवा दिया जाएगा। जो लोग टॉप करेगा, नहीं 95 प्लस लाइएगा, तो उसके लिए भी मेरे पास है। आप लोग अच्छे से टॉप करिए, फिर आपके लिए भी बहुत कुछ हम सोचते हैं, है ना। इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम 95 हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस बार क्रॉस करें, है ना। तो करिएगा ना, उम्मीद रखते हैं आप लोग से, मेरे वन बाकरो। चलिए, 100 ईयर लेटर द निग्रो इज स्टिल व्हाट इन द कॉर्नर्स ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, यानी अमेरिकी समाज के कॉर्नर में, है ना, वो एकदम निराशा बैठे हुए हैं। हम कह सकते हैं लैंग्विशिंग, यानी बहुत ही निराश है। आज भी उनको वो अधिकार नहीं दिया गया है।
नहीं, बहुत उदासीनता के साथ वो कह सकते हैं कि अमेरिका के एक कोने में दबे पड़े हैं। तो लैंग्वेजिंग इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉजेज व्हाट, जितना भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेज हो रहा है इसके कारण सोशल प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं। क्या, जॉन डन थिंक्स दैट डैश इज सर्टेन। जॉन डन एक कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जाते हैं और कहते हैं मृत्यु तो निश्चित है, तो मरने से पहले मैं चाहता हूं कि अपनी मृत्यु को जान सकूं और खुशी खुशी उसको गले लगा सकूं। यानी मरने से पहले मैं जानता हूं, मैं जानना चाहता हूं इसके हकीकत को, सच्चाई को, यानी मैं मृत्यु को सीख लेना चाहता हूं। तो इस प्रकार से जॉन डन जो है अपनी धर्म पत्नी, अपनी प्रेमिका, उनको जो है ना छोड़ करके जा रहे हैं और उनसे यह आग्रह कर रहे हैं कि आप उदास ना हो, मैं आपको छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे कोई और पसंद आ गई है, किसी और पे फिदा हो गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम जा रहे हैं अपने मृत्यु के हकीकत को समझने के लिए। यानी एक मेटाफिजिकली आध्यात्मिक गुरु है, आध्यात्मिक है ना, थियोलॉजी इन्होंने धर्मशास्त्र पढ़ा भी है, तो इसलिए इनका जो है ना रुचि अब फिलॉसफी की तरफ ज्यादा है। फिलोसफर के रूप में इनको हम देख सकते हैं जॉन डन, और ये बहुत ही फेमस कवि रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, डेथ इज सर्टेन। इनका मानना क्या है कि जो मृत्यु है वो निश्चित है। क्या, चले क्वेश्चन नंबर कमला दास। कमला दास हैज अर्न्ड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश। हमने बताया कमला दास जी भी अपने भारत की एक बहुत ही फेमस ये जो है कवि हैं, और केवल इंग्लिश ही नहीं वरन इन्होंने मलयालम में भी काफी अच्छा रचा है, लिखा है। कमला दास जी का एक जो ऑटोबायोग्राफी है वो फेमस हुआ था, उसी से लिया गया है, जो आपका चैप्टर माय ग्रैंडमदर हाउस। मॉडर्न पोएट के रूप में नहीं जाना जाता। इनका भी नाम नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, नॉमिनेशन होता लेकिन इनको मिला फाइनली नहीं था, है ना। अगर मिल जाता तो और क्या बात ही था। क्या, चले आगे। साहित्य के क्षेत्र में अपने देश से प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए मिला था। नहीं, गीतांजलि, क्या गीतांजलि तुम्हारे लिए नहीं, गीतांजलि उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है। नहीं, चलिए, द डैश फॉरगेट इट्स डेड। इट्स डेड, कौन जो है अपनी मृत्यु भूल जाता है? हाँ, फायर। कौन? ये बात किस चैप्टर में हो रहा है? फायर हिम में, है ना। गीत संगीत जो है फायर के लिए गीत, जो शोक गीत है, ये केकियन दारूवाला। इनको आग से घिरना है, आग में जलाने से घिरना है। क्यों? क्योंकि बाय रिलीजन देखे तो जोरोस्ट्रियन है, पारसी है, और पारसी लोग अपने डेड बॉडी को आग में नहीं डालते, तो इनको ये बात अच्छा नहीं लगता है। चलिए, द सोल्जर इज डैश अ पोयम। सोल्जर अभी मैंने बताया था कैसे, ये वार पोएट कहिए, वार पोयम कहिए। सोल्जर के राइटर कौन है? रूपर्ट ब्रूक। कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो इंग्लैंड से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? इंग्लैंड से। किसकी प्रेरणा है? प्रेरणा इनके मन में है, या किसके लिए ये जीना चाहते हैं? तो अपने देश के लिए। मरना भी चाहते हैं तो अपने देश के लिए, और चाहते कि मरने के बाद अगर वो विदेश की भी धरती पे मरे तो वह धरती हमेशा के लिए किसकी हो जाए? इंग्लैंड की हो जाए। तो इतना अपने देश से प्रेम, जैसे हमारे देश से भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोग थे जो जितना प्रेम करते थे। 16 साल का लड़का कोई जो है बंगाल से मुजफ्फरपुर आ जाता है अपने धरती पे, खुदीराम बोस, है ना, और बम चला भी देते हैं, पकड़ाते भी नहीं है। बाद में यहाँ पे होता है ना, इतने लोग चाटुकार थे ना अंग्रेजों के, क्या वही लोग अपने लोगों को क्या करते थे। आप एक मूवी देखिएगा, ऑटोबायोग्राफी इन पे बना हुआ, सुभाष जी पे, सुभाष चंद्र बोस पे, नेताजी पे, कि आसपास हर जगह जासूस लोग लगे रहते थे, फिर भी उतना जासूसों के बीच भी सोचिए यहाँ से वो रसिया चले गए, जर्मनी चले गए। नहीं, तो ये कितना ऐसे लोग थे। सुभाष जी के बारे में पढ़ना चाहिए, बच्चे को पढ़ना चाहिए। आज आपका जो सपना होता है यूपीएससी क्रैक करना, आईएएस बनना, उस समय तो इंग्लैंड में होता था, लंदन में होता था, उसको उन्होंने क्रैक किया था, ऑल इंडिया 4th रैंक। नहीं, सुभाष चंद्र बोस यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, यूपीएससी टॉपर थे, और उसके बाद भी उन्होंने कहा हटाओ ये सब जॉब, मुझे नहीं चाहिए, है ना। तो ये उस समय ये लोग इतने बड़े डिसीजन, उस समय कलेक्टर का मतलब भगवान होता था, समझ लीजिए। तो आज तो है थोड़ा सा पॉलिटिकल दबाव है, बहुत सारी चीजें। उस समय कलेक्टर जो बोल दिया डिस्ट्रिक्ट में, वही काम होगा, और उस जॉब को उन्होंने ठुकरा दिया। उन्होंने शानो शौकत नहीं, अपने देश को आजाद करना चुना। तो ये सारे लोग हैं। हमारे देश में प्रेरणादायक लोग कम है क्या? बहुत सारे लोग। पता नहीं सिलेबस में क्यों रखा गया रूपर्ट ब्रूक को। मुझे पढ़ाते हैं लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता है। नहीं, अंग्रेज की जगह पे क्या इंडियन नहीं, बहुत सारे। सुभाष चंद्र बोस क्या अंग्रेजी अच्छा, यूपीएससी क्रैक किए उस समय, तो उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं रही होगी। एक भी चैप्टर 12th में नहीं है, लगाना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, इसके जगह पे सुभाष चंद्र बोस को जोड़िए, या एपीजे अब्दुल कलाम का एक आध चैप्टर दे दीजिए। ऐसे लोगों का दीजिए ना। हमारे देश में प्रेरणादायक लोग कम है क्या? बहुत सारे लोग हैं। पता नहीं, सिलेबस बहुत पहले बना दिया गया, बिहार बोर्ड का सिलेबस थोड़ा
बहुत लेट है, लेकिन अब उम्मीद करते हैं जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है ना, अपडेट हो रही है, हमारे स्कूल का स्थिति और कॉलेज की भी स्थिति बहुत सुधरी है और आगे भी सुधरेगी। चलिए, अब डिजिटल बोर्ड वहां भी लग गया है। नहीं, मैकाविटी कैसा है, इसको कैसा कहा जाता है, एक हिडन पॉ है। ऐसा है ना, ये कभी कहीं दिखता ही नहीं है। ये कहते हैं टी.एस. इलियट, बहुत बड़े कवि है, नोबेल प्राइज विनर है, इन्होंने कहा है कि ये ऐसा हिडन पॉ है कि ना इसका फिंगरप्रिंट कहीं मिलता है, न पाँव का कहीं पे उसका पंजा का निशान मिलता है, यानी पता नहीं है कैसा क्रिमिनल है। और इसको बड़ा अच्छे से इन्होंने, थोड़ा हास्यास्पद है ना। चले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नहीं दिया है लेकिन क्वेश्चन सब वही है। चलिए, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज द वर्शिप ऑफ व्हाट। ये क्वेश्चन किससे लिया गया है, व्हाट इज दैट मॉडर्न, बोलते हैं ना कि आधुनिक सभ्यता आखिर है क्या। देखिए, महात्मा गांधी कह रहे हैं आधुनिक सभ्यता के बारे में। आधुनिक सभ्यता हमारे पुरानी सभ्यता के सामने कुछ है ही नहीं। उसको उन्होंने क्या कहा है, देख लीजिए, उन्होंने कहा ये बस केवल वस्तुओं की पूजा है। इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म। हमारा जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो कल्चर है, वो मटेरियलिज्म पे है या स्पिरिचुअलिज्म पे है, स्पिरिचुअलिज्म पे है, यानी आध्यात्मिकता पे है। और जबकि वेस्ट की बात करें तो वो मटेरियलिस्टिक है ना, वो भोग विलास की बाहरी दुनिया, फिजिकल प्लीजर के पीछे भागता है। हम लोग इनर प्लीजर है ना, सोल प्लीजर के लिए काम करते हैं। तो ये बात कौन कर रहे हैं, महात्मा गांधी के चैप्टर से लिया गया, मटेरियलिस्ट की बात हो रही है। अर्लियर ही डैश, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात हो रही है, उन्होंने सर्व किया था। प्रेसिडेंट बनने से पहले वो क्या थे, बिहार के गवर्नर थे। प्रेसिडेंट कब बने थे, 1967 में प्रेसिडेंट बने थे और 1969 में इनकी मृत्यु हो गई। 1 साल कुछ महीने के बाद ही इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने अपना दुर्भाग्यपूर्ण रहा, इनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। ये बहुत ही बड़े एजुकेशनिस्ट रहे, सोशल रिफॉर्मर भी रहे। इनके पहले कौन थे हमारे राष्ट्रपति, डॉक्टर राधाकृष्णन, जिसका इन्होंने जिक्र भी किया, उनकी प्रशंसा भी की है। अपने बड़ों का सम्मान किस तरह से किया जाता है, हम भारत इज माई होम जैसे चैप्टर से सीख सकते हैं। और नहीं सीखते हैं तो फिर पता नहीं लिटरेचर पढ़ने का क्या मतलब है, कोई मतलब ही नहीं। क्या डैश वाज कमिंग टू द नरेटर्स फैमिली, नरेटर्स फैमिली परिवार में आने की बात किसकी हो रही है, नानू काका वाज कमिंग टू द नरेटर्स फैमिली, है ना। उनके मामा जी जो है वो उनके दिल्ली जो है ना आवास पे आ रहे हैं। डैश एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, नॉन वायलेंट आंदोलन के स्ट्रगल की, संघर्ष की बात करें तो ये कौन करते हैं, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव अ ड्रीम के राइटर जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। एक्चुअली आई हैव अ ड्रीम क्या है, स्पीच है, स्टोरी है, पोएट है, क्या है, पोएम है, क्या है, स्पीच है एक्चुअली में। किनका, चौसर एंड लैंगलैंड आर राइटर्स ऑफ डैश। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से समझ सकते हैं। देखिए जॉफरी चौसर, फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर भी इनको कहा जाता है। लैंगलैंड, इन्होंने जो इनका जो पीरियड काल रहा है वो मिडल इंग्लिश के समय इन्होंने लिखा है। मिडल इंग्लिश के समय इनका कार्यकाल रहा है दोनों का, जॉफरी चौसर और लैंगलैंड। दोनों बहुत ही फेमस पोएट रहे हैं, फेमस राइटर है। हु रोट मैकफ्लेन को, ये लिखा गया है आपको, हाँ, जॉन ड्राइडन के द्वारा लिखा गया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जो महान जो कवि कुछ लोग हैं उनके बारे में कुछ दिया हुआ है। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज द व्हाट, द रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। क्या हो जाएगा आंसर, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड व्हाट, स्टैंडर्ड क्वींस इंग्लिश। क्या हो जाएगा, इंग्लिश डेवलप्ड इनटू अ सिंगल स्टैंडर्ड क्वींस इंग्लिश। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता है तो मैं बार बार कहता हूं, जहां भी ज्यादा डाउट हो क्वेश्चन को छोड़ देना है, क्योंकि ऑप्शन आपके पास बहुत है। तो एकदम शर्माना नहीं है क्वेश्चन को छोड़ने में, इतना नहीं क्वेश्चन को हम कर ही देंगे, ऐसा नहीं है। जहां ज्यादा डाउट हो, क्योंकि ऑप्शन तो बहुत है, 50 ही रंगना है आपको, बार बार कहते हैं नहीं। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, ये क्वेश्चन आसान है। जो मैं सोचता हूं मैं एज्यूम करता हूं, वैसा तुम्हें भी एज्यूम करना चाहिए। यह बात सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर वाल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सिंग फॉर माई सेल्फ। मैं खुद के लिए गीत गाता हूं, अपने अस्तित्व के लिए। तो आपको भी ये काम करना चाहिए। जैसा मैं सोचता हूं किसी मिट्टी से हम भी बने हैं, सब लोग यहीं से बने हैं, हम भी, हमारे पूर्वज भी, उनके भी पूर्वज, सब लोग यहीं बने हैं। तो ये बात सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कहते हैं। नहीं, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन व्हाट, ये बात कई बार कराया गया, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ। ऑप्शन बी हो जाएगा डेथ। किंग्स लियर इज अ क्या, तो किंग्स लियर जो है ना एक प्रकार का ट्रेजेडी है, राइटिंग है, तो ध्यान रखिएगा। ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजेडी, ये सब होता है ना। मिस्टीरियस प्ले, ये सब मिस्टीरियस मतलब जो रहस्यमयी जो होता है ना, कई सारे कहानियां जो रहस्यमयी तरीके से लिखा जाता है। इन द लास्ट फ्यू डिकेट्स, पिछले डिकेट्स में, डिकेट्स की बात करें, डिकेट्स कि एक डिकेट बराबर कितने साल होते हैं, 10 साल, ठीक है। एक डिकेट में कितने साल हो जाते हैं, 10 ईयर्स। स्कोर में कितना होता है, 20 ईयर्स। ये बात स्कोर की बात
याद आ रहा है कहाँ, आई हैव अ ड्रीम में। वो कहते हैं 5 स्कोर ईयर्स अगो, यानी 5 का मतलब 20 गुने 5 कितना हो जाएगा, 100 ईयर्स। तो स्कोर मतलब कितना हो जाता है ना, हाफ डिकेड बोले तो 5 साल को हाफ डिकेड कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। डिकेड का मतलब, सेंचुरी मतलब तो जानते ही है सब लोग, है ना। हाफ सेंचुरी, सेंचुरी तो खूब याद रखते हैं क्रिकेट वाले लोग। सेंचुरी मतलब 100 सब जानता है। क्या सुमित, सेंचुरी का मतलब जानते हो ना, नहीं जानते हो, सेंचुरी पेपर चलो, इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स डैश द इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन रैपिड चेंज। तो ध्यान रखिएगा, इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के कुछ, है ना, डिकेड्स में जो है इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे चेंजिंग हुए, बहुत सारे सुधार हुए, बहुत सारे परिवर्तन हुए। कोई भी भाषा जो है ना, टाइम टू टाइम खुद को क्या करती है, अपडेट करती है। अगर भाषा खुद को अपडेट नहीं करे तो वो दुनिया में आगे नाम नहीं कर पाएगी, है ना। बेंजीज पेरेंट्स प्लान फॉर अ सेरेमनी व्हेन ही वाज, बेंजी के पिताजी ने एक समारोह का आयोजन किया। वो कितने साल का हो जाता है, 21 साल का। कितने, 21। बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग टू पार्लेसबर्ग, व्हाट लेसन हैज इंडिया टू टीच द वर्ल्ड, इंडिया के पास वो कौन सी सीख है जो दुनिया को सिखाती है। तो ध्यान रखिएगा, द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस। हम लोग अहिंसात्मक लोग हैं, और हम जानते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनको ब्लैक गांधी भी कहा जाता है, ये किससे इन्फ्लुएंस है, महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी भी नॉन वायलेंट वे से उन्होंने कई सारे आंदोलन किए, और उसी के आधार पे उन्होंने आंदोलन किया। कौन, मार्टिन लूथर किंग। नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के भगवान कहे जाते हैं उनको, वो भी गांधी से प्रभावित थे। तो दुनिया को सिखाने के लिए हमारे पास जो लेसन है वो क्या है, नॉन वायलेंस। जो महात्मा गांधी है वो वर्ल्ड लीडर के रूप में, राष्ट्रीय नेता नहीं अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में उनको जाना जाता है। चलिए, मिस्टर स्टेफन चुबोको, चुबोको किस चैप्टर में आता है, बताएगा कोई मुझे, चुबोको किस चैप्टर में। हाँ, अ मैरिज प्रपोजल, नॉट द मैरिज प्रपोजल, है ना, नाम ठीक से याद रखना है। अ मैरिज प्रपोजल जो है एक शादी का प्रस्ताव, ठीक है। उसमें 3 मुख्य कैरेक्टर है, 3 मेन कैरेक्टर है। कौन कौन बताओ। एक तो चुबोको हो गया, ठीक है, चुबोको की बेटी है कौन, नतालिया। और एक है लोमोव, जो लड़का होता है, जो किसको प्रपोज करता है, नतालिया। किसके थ्रू करता है, अपने इसके पिताजी। डायरेक्ट नहीं बोलता है, डायरेक्ट बोलता है तो फिर गड़बड़ा जाता है मामला। बोलता है पिताजी को, है ये बहुत ही धनी मनी है, तो इसके पिताजी तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। यानी इसमें सेल्फिशनेस भी दिखता है कि आज की जो दुनिया, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, कैसे पैसों से प्रभावित है, आपसे नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ बाबू, अच्छे से पढ़ो, पैसा कमाओ, पैसा में शक्ति है ना। बिल्कुल है, ये बात कहने में मुझे शर्म नहीं आता, लेकिन ईमानदारी से कमाओ, ईमानदारी से कमाओ, ठीक है। तो वही बात है, लोमोव, चुबोको और नतालिया, ये 3 कैरेक्टर हैं। और इस चैप्टर में थोड़ा सा हास्यपद भी है, थोड़ा मस्ती मजाक भी है, लड़ाई झगड़ा भी है, और एक सीख भी है। एक सीख क्या है कि लोमोव जो कि एक धनी है, लैंड ओनर है, अच्छा खासा इसके पास प्रॉपर्टी है, तो नतालिया भी जब जानती है कि यह मुझे मैरिज प्रपोजल के लिए आया था, शादी प्रस्ताव देने, तो तुरंत अपना माइंडसेट चेंज कर लेती है। नहीं, तुरंत लड़ने झगड़ने से आ जाती है, मैं मर जाऊंगी, मेरी शादी उससे करा दीजिए, नहीं आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो देखते हैं ना कैसे दुनिया स्वार्थी है बाबू। आप जिसके चक्कर में पड़े हो ना, वो आपके चक्कर में नहीं, आपके धन दौलत के चक्कर में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। इसलिए पड़ता है या पड़ती है, मैं दोनों के लिए कहता हूँ, ठीक है। इसलिए ये सब चक्कर में, अच्छा, लड़का सब लड़की को ब्लेम करता है, लड़की लोग लड़का को ब्लेम करता है। दोनों अपने अपने जगह पे सोचिए, है ना, अपने अपने जगह पे सोचिए, हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग। चलिए, इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज, है ना। हाँ, एनिमल्स वाज क्या था, उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट क्या था, इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का जो आविष्कार है, वो डोमेस्टिकेशन से भी ज्यादा क्या है, माइलस्टोन का काम किया, ये उससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट रहा। ये बात किस चैप्टर में की गई है, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, रिटन बाय बर्ट्रांड विलियम आर्थर रसल, हु वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1948 में किसको, टी.एस. एलियट, है ना। ध्यान रखना है ये सब बात को। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हु रोट द कैंटरबरी टेल्स, तो ध्यान रखिएगा, इसको लिखा है चौसर साहब ने, जॉफरी चौसर, वही बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत बड़े राइटर हैं। डैश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, तो ध्यान रखिएगा, नेटिव मतलब होता है ना जो मातृभाषा की बात करता है, नेटिव यानी पैतृक। तो जानते हैं चाइना का पॉपुलेशन बहुत है, और चाइना में चाइनीज सबसे ज्यादा क्या, ऑल ओवर चाइनीज के द्वारा क्या बोला जाता है, चाइनीज ही बोला जाता है,
हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया में हिंदी नहीं चलती है, 40 से 50 करोड़ लोग ही बोलते हैं, लेकिन चाइना में सब लोग चाइनीज ही बोलते हैं। इवन चाइना में बहुत सारे ऐप बैन किए गए हैं, चाइनीज ऐप पे ही काम होता है, वहाँ फेसबुक नहीं चलता है, पता होना चाहिए। ये जो भी आप रील्स स्टार जो बनते हैं ये सब वहाँ नहीं, फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ नहीं चलता, उसका अपना है। चाइना ऐसा ही डेवलप नहीं किया, बहुत सारा उसका माइंडसेट अलग होता है, बहुत कुछ है। चलिए, डैश इज अ विंडो ऑफ द वर्ल्ड, तो ध्यान रखिएगा, इंग्लिश इज अ विंडो ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के लिए खिड़की के रूप में इंग्लिश को जाना जाता है। मॉडर्न इंग्लिश कब शुरू हुआ था, तो मैंने बताया था 1500 से लेकर के अब तक मॉडर्न इंग्लिश का काल रहा है ना। 5वीं सदी से लेकर के 11वीं सदी तक, है ना। 5th सेंचुरी एडी से 11th सेंचुरी एडी तक ओल्ड इंग्लिश, 11 से लेकर के 15th सेंचुरी एडी तक मिडल इंग्लिश, और 15 से लेकर ऑनवर्ड्स क्या है, मॉडर्न इंग्लिश। आगे हालांकि अब ऑनवर्ड्स की बात अगर करें, अभी का जो दौर है, दिस इज द एरा ऑफ लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, है ना। ये उदारीकरण का दौर है, भूमंडलीकरण का दौर है, और इस दौर में अगर हम देखें तो दुनिया के जितने भी वैरायटीज ऑफ इंग्लिश है, दे कम्स टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू स्टैंडर्ड ग्लोबल इंग्लिश, है ना, विच इज एन अपडेटेड इंग्लिश फॉर द वर्ल्ड विच इज स्पोकन बाय ऑल, सबके द्वारा बोला जाने वाला आज के दौर में अगर भाषा देखें तो क्या है, ग्लोबल इंग्लिश है। दैट्स वाई योर कोचिंग नेम इज ग्लोबल इंग्लिश, दैट इज द अपडेट नेम ऑफ इंग्लिश। इसी पे रखा गया है, मैं फर्स्ट ही क्लास में, है ना, डेमो क्लास में ही बता देता हूँ कि ग्लोबल इंग्लिश क्यों नाम है आपके संस्थान का। चलिए, बता दिए ना, अब क्या बताऊं। चलिए, हु इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में हु इज द स्पीकर, द पोएट हिमसेल्फ, जाहिर सी बात है कौन है, पोएट हिमसेल्फ। फोर ऑर्डन, WH ऑर्डन, पोएट्री कैसा था, तो इनके लिए सीरियस गेम रहा है, पोएट्री को ये मजाक में नहीं लेते, कहते कुछ भी लिख देना, दैट्स नॉट राइट, है ना, सीरियस गेम है। पोएट्री से लोग प्रभावित होते हैं, लोग सीखते हैं, समझते हैं। चले आगे चलते हैं, शांत रहिए बाबू। हाँ, जॉन किट्स की बात हो रही है, कैसे कवि है, रोमांटिक, है ना। मॉडर्न 2 पोएट है। अच्छा, ऑगस्टन बता सकते हैं ऑगस्टन के बारे में, एंग्लो ऑगस्टन। चलिए, वो क्वेश्चन आगे आएगा तो हम देख लेंगे। वाल्टर डेलामेयर बिलोंग टू द सेंचुरी, किस सेंचुरी, हाँ 20th सेंचुरी, ठीक है, वाल्टर डेलामेयर। चलिए, द टेमिंग ऑफ व्हाट एनिमल्स मेड लाइफ प्लीजेंट, बताइए, टिक मार दे क्या, टिक नहीं मारे हैं। देखिए, टेमिंग मतलब समझते हैं ना, डोमेस्टिकेशन ऑफ डैश, वाइल्ड एनिमल्स, वीक एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, जाहिर सी बात है डोमेस्टिक एनिमल्स, जैसे घोड़े को, कुत्ते को, ये सबको पालतू सबसे पहले बनाया गया ना, और इसी कारण से हमारा जीवन क्या हुआ, ज्यादा सुखद हुआ। ये बात आइडियाज दैट डेवलपमेंट काइंड में की गई है। चलिए, शांत रहिए, यहाँ ध्यान दो। चलिए, वन डे सिबेई फाउंड अ पिकुलियर गॉड एट अ शॉप विच कॉस्टेड हिम, एक दिन एक बूढ़ी महिला के शॉप पे वो जाता है, और एक छोटा सा, है ना, और उसके लिए छोटा सा एक 5 और 6 इंचेज गॉड रहता है, उसके लिए वो कितना पे करता है, 10 सेंट्स पे करता है। सेन और येन वहाँ की जो है ना रुपया है, जैसे हमारे यहाँ रुपया चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, क्या वहाँ पे सेन है, येन है। चलिए, व्हेन अ बेबी इज बोर्न, जब एक बच्चे का जन्म होता है, इट इज एन ओकेजन फॉर हुम, किसके लिए ओकेजन होता है, ध्यान रखिएगा, द होल फैमिली, सबके लिए। स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है, अनजान होता है, लेकिन ऑप्शन क्या हो जाएगा, द होल फैमिली। चलिए, नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड, छोटा कर देते हैं, थोड़ा बड़ा है, हाँ चलो, अब देखो क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए, नो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर डेयर सपोर्ट अ पब्लिक पॉलिसी ड्यू टू वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ हुम, तो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर पब्लिक पॉलिसी के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है, क्यों, यह बात बताया गया एडवर्टीजर्स के कारण, एडवर्टीजर्स के खिलाफ जाकर के कोई भी न्यूज एजेंसी, है ना, न्यूज को फॉलो नहीं कर सकती है अपने एड के खिलाफ जाकर के, क्योंकि पता है उनको जो रेवेन्यू है वो कहाँ से जनरेट होती है, एड से ही जनरेट होती है। इसलिए एडवर्टीजमेंट एक हो गया उसका विकल्प, और दूसरा जो ऑनर है, न्यूज एजेंसी का जो ऑनर है, ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, न्यूज को चलाते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया, इतना क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन टोटल हो गया आपका 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसा लगा, आप लोग ऑनलाइन जो देख रहे हैं, ये क्वेश्चन डाला गया, ऑफलाइन भी क्लास चल रहा है, ऑनलाइन भी, दोनों मोड में चल रहा है, तो आप लोग को ये क्वेश्चन दे दिया गया है, ताकि आने वाला एग्जाम है जो 2024 में आपका जो एग्जाम होने वाला फरवरी में 1 से ही शुरू है,
तो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, है ना। बिहार बोर्ड में तो बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो एक बार अच्छे से इसको समझ लीजिए। जहां जो दिक्कत हो, अगर कोई डाउट रह गया हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे, है ना। एज मच एज पॉसिबल हम उसको जवाब भी देंगे वहां पे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के साथ जल्दी। फिर हम लोग नेक्स्ट एक अच्छे वीडियो को आपको एंजॉय करने के लिए देंगे, इंटरटेन करने के लिए देंगे, मतलब पढ़ने के लिए देंगे। इंटरटेन करने का अर्थ है स्टडी विथ इंटरटेन। तो चलिए मिलते हैं हम लोग जल्दी नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।